Hello friends, I am Milan Pundir and today we are starting our subject income tax। बहुत से बच्चों को लगता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बच्चों को लगता है कि इनकम टैक्स एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है ये सब्जेक्ट, पता नहीं इसमें क्या होगा कैसे होगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना बच्चे आजकल हम समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट को। और ट्रस्ट में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इनकम टैक्स। तो क्योंकि आज मेरी स्टार्टिंग है इनकम टैक्स सब्जेक्ट की, तो आज सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स क्या होता है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, स्लैब रेट क्या होता है, कौन कौन लायबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एसएससी क्या होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको इनकम टैक्स में पता होने चाहिए। आज उन सब चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। और वैसे तो ये वीडियो हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनकम टैक्स अभी सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ ये सीसीएस के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीसीएस में खुद सीसीएस से पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि मतलब एग्ज़ाम में किस पॉइंट से कहाँ से कितना पेपर बनकर आता है, तो मुझे पता है। इसलिए सीसीएस वाले बच्चे बेफिक्र रहें, सिलेबस इससे आउट ऑफ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनकम टैक्स क्या होता है। ये जो हमारी टर्म लिखी है इनकम टैक्स, ये होता क्या है। इनकम टैक्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स होता है जो सेल करते हैं प्रोडक्ट, उन पर जो टैक्स लगता है। अब ये इनकम टैक्स है तो ये लगेगा हमारे इनकम पर, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं अपने पूरे साल में, उस पर हमारा हम जो टैक्स देते हैं उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन हम टैक्स ऐसे ही नहीं देते अपनी इनकम पर, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब रेट आइडेंटिफाई किए हैं कि ये स्लैब रेट, अगर जैसे ये इंडिविजुअल मैन वुमेन जो कि 60 साल से नीचे हैं, ये उनके लिए स्लैब रेट बनाए कि अगर कोई इंसान एक साल में, अगर कोई पर्सन एक साल में 2.5 लाख तक की इनकम है अगर किसी इंसान की, तो उसको टैक्स देना होगा 0% टैक्स। उसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है कि तुमको इतना टैक्स देना है, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2.5 लाख तक के लोगों को 0% टैक्स देना होगा। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है, जो 5 लाख तक एक साल में कमाते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है 5% का। और जो 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे इनकम अर्न करते हैं विद इन अ ईयर, उनको पे करना पड़ता है 20% ऑफ देयर इनकम। और जो 10 लाख से ऊपर की इनकम जिनकी होती है एक साल में, उनको उनकी इनकम का 30% जो पैसे हैं वो टैक्स में देने पड़ते हैं। तो ये कुछ स्लैब रेट हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अभी आपको कुछ और बताना है, उसके बाद टोटल इनकम निकल कर आती है। तो सबसे पहले सपोज़ अगर हमारी इनकम है 4,80,000 और हमें कैलकुलेट टैक्स करना है कि टैक्स इस पर कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लैब रेट में पढ़ा था कि 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 2.5 लाख तक नील होगा टैक्स, 2.5 लाख तक की वैल्यू सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन 2.5 लाख के बाद में 4,80,000 में से कितने बचते हैं, 2,30,000 रुपये। अब 2,30,000 में से हमको, अब ये 2,30,000 कहाँ पर आएंगे, 5 लाख के अंडर आएंगे, इस स्लैब रेट में आएंगे। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम 5% टैक्स। तो इसका 5% बनता है 11,500 रुपीज़। अब किसका मतलब है कि अगर किसी की इनकम 4,80,000 है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 11,500 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन दे सकता है, कौन लायबल है, कौन जिम्मेदार है इनकम टैक्स पे करने के लिए। एवरी पर्सन whose last year's total income is exceeds the amount of exempted from income tax is liable to pay income tax on the excess amount as per the. Hello friends, I am Milan Pundir and today we are starting our subject income tax। बहुत से बच्चों को लगता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट बच्चों को लगता है कि इनकम टैक्स एक बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट है। हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है ये सब्जेक्ट, पता नहीं इसमें क्या होगा कैसे होगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है जितना बच्चे आजकल हम समझ लेते हैं इस सब्जेक्ट को। और ट्रस्ट में अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा इनकम टैक्स। तो क्योंकि आज मेरी स्टार्टिंग है इनकम टैक्स सब्जेक्ट की, तो आज सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स क्या होता है, इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं, स्लैब रेट क्या होता है, कौन कौन लायबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स,
एसएससी क्या होते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको इनकम टैक्स में पता होने चाहिए। आज उन सब चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। और वैसे तो ये वीडियो हर यूनिवर्सिटी, क्योंकि इनकम टैक्स अभी सभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, लेकिन स्पेशली ये जो सिलेबस मैं आपको बताने वाली हूँ ये सीसीएस के बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि सीसीएस मैं खुद सीसीएस से पढ़ी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि मतलब एग्ज़ाम में किस किस पॉइंट से कहाँ से कितना पेपर बनकर आता है, तो मुझे पता है। इसलिए सीसीएस वाले बच्चे बेफिक्र रहें, सिलेबस इससे आउट ऑफ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इनकम टैक्स क्या होता है। ये जो हमारी टर्म लिखी है इनकम टैक्स, ये होता क्या है। इनकम टैक्स होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स होता है जो सेल करते हैं प्रोडक्ट, उन पर जो टैक्स लगता है। अब ये इनकम टैक्स है तो ये लगेगा हमारे इनकम पर, जो भी हम इनकम अर्न करते हैं अपने पूरे साल में, उस पर हमारा हम जो टैक्स देते हैं उसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। लेकिन हम टैक्स ऐसे ही नहीं देते अपनी इनकम पर, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्लैब रेट आइडेंटिफाई किए हैं कि ये स्लैब रेट, अगर जैसे ये इंडिविजुअल मैन वुमेन जो कि 60 साल से नीचे हैं, ये उनके लिए स्लैब रेट बनाए कि अगर कोई इंसान एक साल में, अगर कोई पर्सन एक साल में 2.5 लाख तक की इनकम है अगर किसी इंसान की, तो उसको टैक्स देना होगा 0% टैक्स। उसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है कि तुमको इतना टैक्स देना है, फिर ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 2.5 लाख तक के लोगों को 0% टैक्स देना होगा। और जिनकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच में होती है, जो 5 लाख तक एक साल में कमाते हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है 5% का। और जो 5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे इनकम अर्न करते हैं विद इन अ ईयर, उनको पे करना पड़ता है 20% ऑफ देयर इनकम। और जो 10 लाख से ऊपर की इनकम जिनकी होती है एक साल में, उनको उनकी इनकम का 30% जो पैसे हैं वो टैक्स में देने पड़ते हैं। तो ये कुछ स्लैब रेट हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको टैक्स पे करना पड़ता है। अभी टोटल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आपको कुछ और बताना है, उसके बाद टोटल इनकम निकल कर आती है। तो सबसे पहले सपोज़ अगर हमारी इनकम है 4,80,000 और हमें कैलकुलेट टैक्स करना है कि टैक्स इस पर कितना लगेगा। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्लैब रेट में पढ़ा था कि 2.5 लाख तक तो 0% टैक्स होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि 2.5 लाख तक नील होगा टैक्स, 2.5 लाख तक की वैल्यू सारी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। लेकिन 2.5 लाख के बाद में 4,80,000 में से कितने बचते हैं, 2,30,000 रुपये। अब 2,30,000 में से हमको, अब ये 2,30,000 कहाँ पर आएंगे, 5 लाख के अंडर आएंगे, इस स्लैब रेट में आएंगे। तो इसके ऊपर लगाएंगे हम 5% टैक्स। तो इसका 5% बनता है 11,500 रुपीज़। अब किसका मतलब है कि अगर किसी की इनकम 4,80,000 है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा 11,500 रुपीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु इज़ लाइबल टू पे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कौन दे सकता है, कौन लाइबल है, कौन जिम्मेदार है इनकम टैक्स पे करने के लिए। एवरी पर्सन whose last year's total income is exceeds the amount of exempted from income tax is liable to pay income tax on the excess amount as per the rate prescribed. It means कि अगर हमारी लास्ट ईयर की टोटल इनकम जितनी हमने अर्न की है वो अगर हमारी जितनी अमाउंट हमारी गवर्नमेंट की साइड से एग्जेम्प्ट है, अगर उससे एक्सेस है, अगर उससे ज़्यादा है, तो हमें उस अमाउंट पर अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट हमको टैक्स पे करना होगा, है ना। और जो पर्सन टैक्स, जिसकी अमाउंट स्लैब रेट से ज़्यादा होगी या फिर अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब रेट जिसकी इनकम जितनी होगी वो उस हिसाब से टैक्स पे करता है, ठीक है। तो जिसकी इनकम इन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगी वो वही लायबल होगा इनकम टैक्स पे करने के लिए। सपोज अगर किसी की इनकम 2,50,000 से अगर नीचे है, बिलो है, तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। वहीं लेकिन अगर किसी की इनकम 30 लाख है तो उसको 30% टैक्स पे करना होगा। तो इन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसको ज़्यादा पे करना पड़ेगा इनकम टैक्स अपना, जिसकी इनकम कम होगी उसको कम पे करना पड़ेगा, और जिसकी 2,50,000 से कम होगी उसको 0% करना पड़ेगा, उसको करना ही नहीं होगा। अब इनकम टैक्स कौन पे करता है, इनकम टैक्स पर्सन पे करते हैं, कुछ इंसान देते हैं, ठीक है। अब पर्सन में इनकम टैक्स, अब पर्सन कोई भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्ट द पर्सन इंक्लूड्स। अब इनकम टैक्स के अंडर जो एक्ट बने हैं उनमें इनकम टैक्स पर्सन किन को मानता है कि कौन कौन पर्सन हो सकते हैं, इंडिविजुअल,
आप, मैं, हमारी फैमिली, कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल। आपने 12th में पढ़ा होगा और 11th में पढ़ा होगा अपनी बिजनेस स्टडीज़ में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। जैसे जिसमें कर्ता होते थे, एक बाबा जी हैं, उनका बिजनेस है, उनके बच्चे चलाते आ रहे हैं, ये उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, यानी फैमिली बिजनेस होता है। वो भी टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं। एक कंपनी कोई भी या फर्म जिसको बिजनेस बोलते हैं जिसको हम, कि वो भी एक लायबल होती है टैक्स पे करने के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और लोकल अथॉरिटी, ये सब पर्सन में आते हैं जिनको टैक्स, जो लायबल होते हैं टैक्स पे करने के लिए। अब इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि ये बीच में किसी को देना नहीं होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाता है इनकम टैक्स। सेकंड, अ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, ये हम स्टेट गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं अपना इनकम टैक्स, ये हम पे करते हैं डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स, ठीक है। पेबल बाय ईच एंड एवरी एसएससी, जिसकी इनकम इन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग होगी, जिसकी इनकम जितनी होगी वो उसी हिसाब से उसको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो भी एसएससी होगा, एसएससी भी नेक्स्ट टर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे एसएससी क्या होता है, यानी हर एसएससी लायबल होता है अपना इनकम टैक्स पे करने के लिए। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो हमने प्रीवियस ईयर में अपनी इनकम अर्न की है हम उस पर टैक्स देते हैं। हम करंट ईयर की इनकम पर टैक्स नहीं देते, हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर करंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अकॉर्डिंग टू वेरियस स्लैब रेट, जैसे मैंने अभी आपको उधर बताया कि हम टैक्स पे करते हैं लेकिन हम अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट टैक्स पे करते हैं। पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज़ इन द करंट असेसमेंट ईयर, अभी मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर में जितनी भी इनकम अर्न करते हैं हम उसका पेमेंट करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, हम उसको कंप्यूट करते हैं करंट ईयर में, करंट असेसमेंट ईयर में जो फिलहाल चल रहा है। सपोज अगर हमारा 2020 का टैक्स है और हम 2020 में हमने अर्न की है कोई भी इनकम, तो हम उसका जो टैक्स पे करेंगे वो हम 2021 में पे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से टर्म निकल कर आई थी एक एसएससी। एसएससी क्या होता है? एसएससी टर्म जो डिफाइन की गई है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में की गई है। अब एसएससी मैं बताती हूँ क्या होता है। वन हु पेज इनकम टैक्स और इज लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम अर्न बाय हिम इन द प्रीवियस ईयर, जिसने भी इनकम अर्न की है अपने प्रीवियस ईयर में, पहले साल में, पिछले साल में, वो इंसान, वो पर्सन होगा लायबल अपना इनकम टैक्स देने के लिए। और जो भी पर्सन इनकम टैक्स देता है उसको हम बोलते हैं एसएससी। लेकिन अब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंसान ही इनकम टैक्स देते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वन हु इज़ लायबल टू पे एनी अदर अमाउंट सच एज इंटरेस्ट एंड पेनल्टी अलॉन्ग विद इनकम टैक्स, वो भी एसएससी ही माने जाएंगे जो इनकम टैक्स के साथ साथ कुछ पेनल्टी या फिर कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं, वो भी, उनको भी हम एसएससी ही एज्यूम करते हैं। अ पर्सन हु इज़ डीम्ड टू बी एन एसएससी, वो भी पर्सन एसएससी ही माने जाएंगे जो मान लिए जाते हैं कि वो एसएससी हैं। अब डीम्ड एसएससी, डीम का मतलब है मान लेना। डीम्ड एसएससी क्या होते हैं? अ डीम्ड एसएससी इज़ वन हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय एनी अदर पर्सन। डीम्ड एसएससी वो एसएससी होते हैं जो लायबल होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं किसी दूसरे के द्वारा अर्न की गई इनकम पर टैक्स पे करने के लिए। सपोज़ आपने इनकम अर्न की है और मैं आपका मैनेजर हूँ, तो मैं लायबल हूँ और मैं आपका हमेशा इनकम टैक्स पे करता हूँ, तो मैं आपका डीम्ड एसएससी हूँ, क्योंकि इनकम टैक्स तो आपको देना है लेकिन उसको पे मैं करता हूँ क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है पे करना, तो मुझे माना जाएगा डीम्ड एसएससी। जैसे लीगल हायर ऑफ डिजीज्ड फॉरेनर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी इन केस ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर। जैसे अब आपने देखा होगा कि सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में छोटे छोटे बच्चे को भी ले लिया जाता है, तो उनकी जो अर्निंग होती है, जैसे कोई डांस परफॉर्मेंस के फिर कोई कंपटीशन जीतते हैं बच्चे, जो उनकी अर्निंग होती है ना, उसको बच्चे थोड़ा ना इनकम टैक्स पे करेंगे, उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्जियंस, कोई भी उनकी वो टैक्स पे करता है ना, तो उसको बोलते हैं हम डीम्ड एसएससी। जो इनकम किसी और ने अर्न की है और लेकिन उसका टैक्स कोई और पे करता है, उसको बोलते हैं हम डीम्ड एसएससी। अब ऊपर यूज़ हुए थे वर्ड असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, है ना। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 के अंदर, है ना, जो इनकम टैक्स के रूल्स बने हैं उनके अंदर। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ 12 मंथ starting from 1st April every year and ending on 31st March in the next calendar year. It means next calendar year यहाँ पर क्यों आया मैं बताती हूँ अभी।
कि ये रेफर करता है एक 12 महीने के पूरे पीरियड को, जो स्टार्ट कब से होता है, 1 अप्रैल से हमेशा स्टार्ट होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और वो ख़त्म कब होगा, अगला जो हमारा कैलेंडर आएगा उसके 31 मार्च को। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कैलेंडर इसलिए आया क्योंकि एक ही कैलेंडर में 1 अप्रैल भी आती है और 31 मार्च भी आती है, लेकिन एक कैलेंडर में से हम सपोज 2020 का हमारे पास में कैलेंडर है तो 20 की हम ये 1 अप्रैल लेंगे और 21 की हम 31 मार्च लेंगे, इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट कैलेंडर यूज़ हुआ है। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। We charge income tax in the assessment year which is earned in the previous year. Like previous year for 2020-21 is 2019-20 and assessment year for 2020-21 is 21 and 22. हम इनकम जो प्रीवियस ईयर में अर्न करते हैं उसका हम टैक्स पे करते हैं असेसमेंट ईयर में अपने, है ना। सपोज अगर हमारे पास में एक ईयर है 2021 तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा 1920, और इसका अगर हमारे पास में ये है, हम इस 2021 का यानी 1 अप्रैल 2020 से और 31 मार्च 2021 का जो हम इनकम अर्न करेंगे इस ईयर में, उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, मतलब हम इस ईयर की इनकम पर हम अपना टैक्स कब पे करेंगे, तो इसका हम पे करेंगे 21 एंड 22 में, 2021 के 1 अप्रैल और 2022 के 31 मार्च में, उस पीरियड में हम इसका इनकम टैक्स पे करेंगे। क्लियर। और द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, सपोज किसी की 10 लाख है इनकम तो हम 2.5 लाख तो नील करेंगे, फिर आगे 5 लाख पर हम 5% लगाएंगे टैक्स, फिर बाकी बचे हुए पर हम 20% टैक्स लगाएंगे। तो ऐसे ही एवरेज रेट क्या निकल कर आता है, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स मीन्स, इसका मतलब होता है द रेट अराइव्ड बाय, जो रेट हमने निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे हम अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन द टोटल इनकम बाय सच टोटल इनकम। जितनी भी हमारी, इसका फॉर्मूला से आप जल्दी समझ जाएंगे, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, जितनी भी हमारी अमाउंट थी इनकम टैक्स की, अपॉन टोटल इनकम जितनी भी निकल कर आई है इनटू 100, वो हमारा एवरेज रेट निकल कर आ जाएगा इनकम टैक्स का। अब ये कुछ टर्म लिखी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए ये होती क्या है। एक होता है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। कुछ लोग टैक्स को छुपा लेते हैं, चोरी करते हैं टैक्स की, अपना पैसा घर में सेव करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम ब्लैक मनी भी बोल सकते हैं, है ना। अपने घर में पैसा सेव करके रखते हैं कि जिससे टैक्स ना देना पड़े, तो उसको टैक्स की चोरी बोलते हैं। एक होता है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, कि सपोज अगर हमको कुछ ऐसे लूप होल्स निकाले जाते हैं जो हमारे रूल्स बने हैं इनकम टैक्स के अंदर, कि कोई रूल बस बना दिया है लेकिन उसका लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, और ये अनएथिकली होता है। एक होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में हम ये प्लानिंग करते हैं कि हम टैक्स से कैसे बच सकते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास में 10 लाख की इनकम है तो हमको 30% टैक्स देना होगा, तो हमको 5% टैक्स देना होगा। तो उसने लगाया कि हमको 5% टैक्स ना देना पड़े, तो हमको पैसे अपने कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, तो वो कहीं पर कुछ सिक्योरिटीज़ परचेज़ कर लेते हैं या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करने होते हैं उनको पैसे, वो वहाँ पर अपने इन्वेस्ट कर देते हैं, कहीं डोनेशन दिखा देते हैं। तो वो प्लानिंग होती है, ये एथिकली होती है और लीगली भी होती है। लीगली अवॉइडेंस ऑफ टैक्स भी होता है, क्योंकि हम जो गवर्नमेंट के द्वारा हमारे बनाए गए रूल्स हैं उनके ही लूप होल्स निकाल कर हम अपना टैक्स बचाते हैं, लेकिन ये अनएथिकली होता है। लेकिन ये लीगली भी होता है और एथिकली भी होता है। अब एक आता है कैजुअल इनकम। आपको टर्म पता होनी चाहिए क्या होती है। एक होता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम इज दैट इनकम द रिसीट ऑफ विच इज एक्सीडेंटल एंड विदाउट एनी स्टिपुलेशन, इट इज़ इन नेचर ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल। कैजुअल इनकम वो होती है जो रिकरिंग नेचर की नहीं होती, मतलब जो बार बार नहीं होती है, कभी अचानक से हो जाती है। जैसे अगर आप लॉटरीज जैसे टिकट वगैरह खरीदते हैं, तो क्या अगर हमारी लॉटरी निकल जाती है तो वो हमारी कैजुअल इनकम होगी, क्योंकि हम श्योर नहीं होते हैं कि हर बारी हमारी लॉटरी निकल जाएगी, फिर हम हर बारी लॉटरी में जीत जाएंगे। जैसे आपने न्यूज़पेपर में एक गेम आता है क्रॉसवर्ड पजल, वो खेला होगा तो उसको भी प्राइज़ मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार हम ही जीतेंगे। और भी कोई गेम होते हैं कि उसमें चांसेस हैं, कई बार हमारे जीतने के चांसेस हैं,
कुछ टाइम ऐसा होता है कि दूसरे वाले भी जीत जाते हैं। तो ये क्या होता है कि ये ज़रूरी मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके रेगुलर पीरियड में आएगी। ये होता है कि कभी आ जाती हैं, कभी नहीं भी आ जाती हैं, जो आपको अचानक से मिल जाती है। सपोज़ आप गए कहीं पर घूमने के लिए और आपको वहाँ से पैसे मिल गए, कैजुअल इनकम है, आपको अचानक से मिली और ऐसा भी नहीं है कि बार बार मिलेगी आपको वहाँ पर जाने से, है ना। उसको हम बोलते हैं कैजुअल इनकम। एक होता है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या होता है ग्रॉस टोटल इनकम? द एग्रीगेट ऑफ द इनकम अंडर द फॉलोइंग हेड इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं जो इन 5 हेड की जो टोटल इनकम यानी इनका सम इनको टोटल करके जो भी आता है उसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। अब जो इनकम टैक्स है वो बोलता है कि भाई सैलरी तो तुम अर्न करते हो, मतलब पैसे तो तुम अर्न करते हो, तो लेकिन अब वो अगर हमें टैक्स देना है गवर्नमेंट को तो हम वो सिर्फ इन 5 हेड में देंगे। हमारी कमाई हुई सैलरी जितने भी हमने पैसे अर्न किए हैं वो हम इन 5 में से ही किसी एक हेड में डाल देंगे अपने पैसे, या फिर इनकम टैक्स इन्हीं 5 हेड के अंडर ही उनको चार्ज करेगा। या तो हम पैसे कमा सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी से, हम कहीं पर जॉब करते हैं, हम वहाँ से सैलरी मिलती है, ये तो हमारी इनकम सैलरी से हो सकती है। या फिर हमारी इनकम हो सकती है हाउस प्रॉपर्टी से। हमारे पास में हाउस है, हमारे पास में 2 फ्लोर हैं, एक फ्लोर पे हम रहते हैं, एक फ्लोर हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो हमारी जो दूसरा रेंट जो हमारा रेंटेड हाउस है, रेंट पे दिया है जो हमने हाउस, उससे हमारी इनकम हो सकती है। या फिर हमारे कोई बिज़नेस है, या फिर हमारा प्रोफेशन है, हम डॉक्टर हैं, हम लॉयर हैं, या फिर बिज़नेस है हमारा, हम टायर्स बनाते हैं, हमारी मिल्क का बिज़नेस है, या फिर कुछ भी बड़ा छोटा कैसा भी बिज़नेस है, अगर वहाँ से हमको कोई प्रॉफिट या फिर गेंस होते हैं हम वहाँ से अर्न कर सकते हैं, अपनी इनकम हम वहाँ से ले सकते हैं। या फिर कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास में कोई कैपिटल एसेट है और उसको बेचकर जो हमें गेन हुआ है। सपोज आज हमने एक ज़मीन लिया है, कुछ पार्ट ज़मीन का हमने ख़रीदा है और उसको हम 10 साल बाद ख़रीदते हैं। आज हमने 1 लाख की ख़रीदी और 10 साल बाद हम उसको 5 लाख की बेचते हैं, तो हम उसको जो 4 लाख का प्रॉफिट होता है वो होता है कैपिटल गेन। तो उस जो हमको बाद में प्रॉफिट होता है वो हम इस हेड के अंदर अपना कैपिटल गेन जो हमारा हेड है इसके अंडर हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसका टैक्स। और जो इनकम इनके अंदर नहीं आती उनको हम डाल देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो इन हेड का जो सम होता है, इनके हेड का जो प्लस करके जो भी आता है उसको बोलते हैं हम ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसके बाद आती है टोटल इनकम। टोटल इनकम means the amount left after making the deduction under section 80C and 80U from the gross total income। 80C and 80U ये CA का कंसेप्ट है, ये CA के सिलेबस में आता है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल इनकम क्या होती है। ग्रॉस टोटल इनकम जो भी इनका सम करके जो भी हमारे पास में इनकम आती है, फिर उसके बाद कुछ डिडक्शंस होती हैं जो इनकम टैक्स हमको छूट देता है ना, तो उस छूट को माइनस करने के बाद में हमारी टोटल इनकम निकल कर आती है। ये तो हमारी टोटल सैलरी आई निकल के कि हमारे पास में टोटल इनकम हमारे इनकम हमने कमाया इतना है, लेकिन टोटल इनकम कब निकल कर आती है कि जो छूट हमको, जो डिडक्शन हमको गवर्नमेंट की साइड से, जो बेनिफिट्स हमको गवर्नमेंट की साइड से मिले हैं उनको हम कैसे यूज़ करके अपनी इनकम को कम दिखा सकते हैं जिससे कि हमारे ऊपर टैक्स कम लगे। तो उसको बोलते हैं माइनस करने के बाद जो इनकम निकल कर आती है वो आती है हमारी टोटल इनकम। और ध्यान रखना गवर्नमेंट की साइड से जितने भी डिडक्शंस होते हैं वो 80C और 80U के बीच में जितने भी अपने हमारे सेक्शंस आते हैं उनमें ही डिडक्शंस मिलती हैं, उनमें ही रिलीफ मिलता है SSC को। अब एक ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है, वैसे 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये कि डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस टोटल इनकम में और टोटल इनकम में डिफरेंस क्या होता है ना। और फर्स्ट है एग्रीगेट ग्रांट, इसका ग्रॉस टोटल इनकम का दिखाते हैं पहले। एग्रीगेट ऑफ वेरियस हेड्स, यानी कि हमारे पास में जितने भी हमने 5 हेड पढ़े हैं अपने उनका एडिशन होता है ग्रॉस टोटल इनकम। और टोटल इनकम होता है आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C एंड 80U द बैलेंस इज कॉल्ड टोटल इनकम। हम 80C और 80U के डिडक्शन के बाद जो हमारा बैलेंस बचता है हम उसको टोटल इनकम में काउंट करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम इट इज़ नॉट राउंडेड ऑफ, इसको हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम टोटल इनकम को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं अपने नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 के थ्रू। मतलब आपको राउंड ऑफ नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है राउंड ऑफ। सपोज अगर हमारे पास में
₹59 हैं, तो हम उनका राउंड ऑफ निकालेंगे तो वो 100 में आएगा, नियरेस्ट 100 में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर 50 से कोई नीची चीज़ होती है, अगर 50 से नीचे होता है, फिर 5 से नीचे होता है, तो हम उसको जो उसका नियरेस्ट 10 होगा हम उसमें काउंट कर लेते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास में ₹570 हैं, तो नियरेस्ट किसके होगा? ये नेक्स्ट 100 के नियरेस्ट होगा, यानी तो इसको हम अगर हम उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 600 काउंट होगा। लेकिन अगर वहीं हमारे पास में ₹525 हैं, तो ये नियरेस्ट 500 के हैं, तो इसको लिए हम राउंड ऑफ करने पर उसको 500 काउंट करते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम राउंड ऑफ हो सकती है, लेकिन ग्रॉस टोटल इनकम राउंड ऑफ नहीं हो सकती, जबकि टोटल इनकम राउंड ऑफ हो सकती है। टैक्स इज़ नॉट लीविड एंड टैक्स इज़ लीविड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट। मतलब जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है उस पर हम टैक्स पे नहीं करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं अपनी टोटल इनकम पर, और टोटल इनकम पर भी जितना हमारा रेट प्रिस्क्राइब किया गया है गवर्नमेंट की साइड से, उस पर हम अपना रेट उस पर हम अपना टैक्स पे करते हैं। इट कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम। ये कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं होगा, लेकिन ये जो टोटल इनकम होता है ये इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें से हमको डिडक्शंस माइनस करनी होंगी, तो माइनस करके कम ही आएगा ऑफ कोर्स, और या फिर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जो हमने अर्न की है ऐसी कोई डिडक्शन है ही नहीं जो उसमें से हम डिडक्ट कर सकें। तो या तो इसके इक्वल होगा या फिर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। एग्रीकल्चर इनकम इज़ नॉट इंक्लूड इन ग्रॉस टोटल इनकम। जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। इफ़ एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड 5,000 इट इज़ इंक्लूड इन टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय द SST। एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम अगर हमारी 5,000 से ज़्यादा दिखाई जाती है तो उसको हम टोटल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद हमको ATC ATU भी डिडक्शन मिल जाते हैं, है ना। एक और कई बार क्या होता है कि डिफरेंस पूछ लिया जाता है प्रीवियस ईयर में और असेसमेंट ईयर में, तो मैं ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर फर्स्ट किस करेंगे, ये इसको जो शो किया गया है वो सेक्शन 3 में किया गया है प्रीवियस ईयर को, जबकि असेसमेंट ईयर को सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में फॉर्म किया गया है। ओके, then next is it means the financial year immediately preceding the assessment year। assessment year जो फिलहाल ईयर चल रहा है, जो बिल्कुल उसके पीछे वाला एग्जैक्ट उसके पीछे वाला होगा, सपोज फिलहाल 2019 चल रहा है तो एग्जैक्ट उसके पीछे होगा 2018, तो 2018 होगा हमारा प्रीवियस ईयर। इट मीन्स द पीरियड ऑफ 12 month commencing on the first day of April every year and ending 31st March of the next year। लेकिन जो असेसमेंट ईयर होगा, असेसमेंट हर वो 12 महीने का पीरियड होगा एक, जो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च अगली 31 ऑफ मार्च को ख़त्म होगा। इट मे बी लेस देन 12 month। ये प्रीवियस ईयर हमारा कैलकुलेट करते हैं जब हम टैक्स, उसमें हमारा प्रीवियस ईयर टर्म यूज़ होता है, तो ये जो हमारा टर्म होता है प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है। सपोज अगर हमने अपना नया बिजनेस स्टार्ट ही हमने दिसंबर में किया है और हमको पे करना है उसका टैक्स अप्रैल में, मई, जून, जुलाई में करना है, तो हम उसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम उसको 4 महीने का टैक्स पे कैलकुलेट करेंगे, ना कि 12 महीने का। तो जो प्रीवियस ईयर होता है वो हमारा 12 महीने से कम पीरियड का भी हो सकता है, जबकि इट विल ऑलवेज बी अ पीरियड ऑफ 12 month। लेकिन जो हमारा असेसमेंट ईयर होगा वो हमेशा ही 12 महीने का माना जाएगा, वो कभी 12 महीने से कम का नहीं होगा। द ईयर इन विच इनकम इज़ अर्नड। प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें हम इनकम अर्न करते हैं, अर्न हम असेसमेंट ईयर में भी करते हैं, लेकिन जो अगर हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रीवियस ईयर उसको माना जाता है जिसमें हम इनकम को अर्न करते हैं, और असेसमेंट ईयर हम उसको बोलते हैं द नेक्स्ट ईयर इन विच द प्रीवियस ईयर्स इनकम बिकम टैक्सेबल। यानी हम असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर की इनकम जो हम अर्न करते हैं वो नेक्स्ट ईयर में आके जिस ईयर में वो टैक्सेबल होती है उस ईयर को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। सपोज 2020 में हमने इनकम अर्न की है तो 2021 में वो टैक्सेबल होगी हमारे लिए, तो 2021 होगा हमारा असेसमेंट ईयर और 2020 होगा हमारे लिए प्रीवियस ईयर। सो थैंक यू दोस्त,
ये थी आज की वीडियो। ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हमने इनकम टैक्स के आज किए हैं। और अगर आपको इससे अलग और कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको मेरा समझाया वो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और आपको और समझा सकूँ। और अगर आपको और कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए या फिर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ उसको भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी आपके लिए। थैंक यू।